दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 32 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। और इनके बर्थ डिटेल्स जो है यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर। कई सारे लोग काफी सारे समय से मुझे कह रहे थे कि आप बर्थ डिटेल्स नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारी ये कहीं ना कहीं हमने एक नियम बनाया हुआ है कि हम लोगों के डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब से हमने सोचा है कि नाम शेयर नहीं करेंगे, एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताएंगे, लेकिन उनके बर्थ डिटेल्स, उनकी टाइमिंग और स्टेट यहां तक जो है हम अब बता दिया करेंगे, ताकि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को देख करके ज्योतिष सीख रहे हैं और वो भी अपने घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी आसानी होगी। तो ये 32 वर्ष युवती है, इनका जो बर्थ डिटेल है वो आपके समक्ष है। 10 मई 1988 रात के 10:44 मेघालय में एक प्लेस है, वहां इनका जन्म हुआ है। इनके कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष रख देता हूं। इन्होंने बताया कि ये पेशे से जो है वो डॉक्टर हैं, पीएचडी कर रही हैं मेडिसिन में। बहुत अच्छी बात है। करियर के बारे में जानना चाहती है कि मेडिकल का क्षेत्र जो है आगे करियर इनके लिए कैसा रहने वाला है। मान सम्मान और धन की स्थिति के भी बारे में इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। विवाह इनका अभी तक नहीं हुआ है। मूल प्रश्न जो है इनका विवाह को लेकर के, एक वैवाहिक जीवन में जो है कोई परेशानी तो नहीं है और अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ, इतना विलंब का कारण क्या है। इनके पिताजी भी इस वजह से टेंशन में रहते हैं और उन्हें भी स्वास्थ्य की परेशानी है। तो इनके सभी प्रश्नों को हम एक एक करके आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है मकर लग्न की। और चंद्रमा देव देखें तो 11 नंबर की राशि यानी कि कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है मकर लग्न और कुंभ राशि की। यहां पर लग्न को ध्यान से देखें तो लग्न का मान 2 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। लग्नेश शनि उठ करके 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और लग्न में यहां पर मंगल विराजमान है। मंगल यहां पर लग्न में 28 डिग्री का विराजमान है और उच्च का है यहां पर मंगल। देखिए, मकर राशि वाले जातकों के स्वभाव की हम सबसे पहले बात कर लें तो ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, रहस्यमयी विचार के होते हैं ऐसे लोग। और चूंकि शनिदेव का ये लग्न बनता है तो जीवन में संघर्ष बना रहता है। अपनी बातों को बहुत जल्दी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। यहां पर देखा जाए मंगल लग्न में बैठा हुआ है, उच्च का मंगल है, रोचक महापुरुष योग यहां पर मंगल देव बना देंगे कुंडली में। मंगल यहां पर परम उच्चता के साथ बैठा हुआ है। यह मत समझिए कि मंगल 28 डिग्री का है तो बाल अवस्था का है। यहां पर मंगल 28 डिग्री पे डीप एग्जाल्टेशन पर है, यानी कि पूर्ण रूप से यहां पर मंगल बलवान बैठा हुआ है इनकी कुंडली में। तो लग्न में मंगल का इतना बढ़िया बैठना कहीं ना कहीं जो है इनको लाइफ में जो है एक अथॉरिटेटिव पोजीशन देने वाला होगा, इंडिपेंडेंट बनाने वाला होगा इनको। और ये डॉक्टर हैं भी और इतना अच्छा ये कर रही है, तो निश्चित रूप से यहां पर मंगल ने इनको बहुत ज्यादा सहायता की। यहां पर मंगल को देखें इस कुंडली में, वो सुखेश हैं और लाभेश है। एक समग्रह है मंगल, कारक नहीं है मंगल इस कुंडली में, लग्न में जाकर के बैठा हुआ है। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल लग्न में बैठ जाए तो मांगलिक भी बनाते हैं लोगों को, ये भी जान लीजिए। लेकिन चूंकि यहां पर वो उच्च की राशि में बैठेंगे तो मांगलिक होना भी जो है वो काफी हद तक भंग हो जाएगा। जो मांगलिक का दोष है वो भी काफी हद तक यहां पर खत्म हो जाएगा। तो यहां पर बैठा हुआ मंगल बेसिकली व्यक्ति को जो है एक अथॉरिटेटिव पद देने वाला होगा, व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाने वाला होगा, इंडिपेंडेंट सोच का बनाने वाला होगा। दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर।
यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं अपने भाव को मंगल देखेगा तो भूमि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, ये इनकी नीच की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी ये दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में ये कारक नहीं है। यदि ये कारक होते तब इनकी दृष्टि अशुभ नहीं होती, लेकिन इस कुंडली में ये कारक नहीं है, तो वैवाहिक भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके कोई बहुत ज्यादा लाभ ये नहीं देने वाले हैं। और अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं सर्जरी के क्षेत्र के लिए बढ़िया है, मेडिकल क्षेत्र के लिए बढ़िया है, लेकिन दशा अंतर्दशा मंगल की चलती है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाल अवस्था के मंगल देव यहां पर विराजमान है, जैसा कि मैंने बताया 28 डिग्री का है, तो उच्च का है, परम उच्चता के साथ यहां पर बैठा हुआ है। तो बाल अवस्था में होने के बावजूद यहां पर मंगल के पास बल बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ जाएं, चलें कुंडली के दूसरे भाव की तरफ। चंद्रमा और राहु यहां पर द्वितीय भाव में विराजमान है। हम सभी को पता है कि चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण होता है, जो कि द्वितीय भाव में बन रहा है, जो कि होता है परिवार का, होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का। इसको पैतृक संपत्ति के लिए और सेविंग्स के लिए भी हम देखते हैं, तो यहां पर ग्रहण दोष का बनना अच्छा नहीं माना जाएगा। और चंद्रमा देखिए तो सप्तमेश है, यानी कि विवाह भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा। इस कुंडली में सप्तमेश है चंद्रमा, द्वितीय भाव में जाकर के बैठ गए हैं, और राहु के साथ बैठे होने की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर ग्रहण दोष बन रहा है। तो इस वजह से वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। विवाह के बाद धन का लाभ हो, इसके भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमा मां को भी रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब ग्रहण लगता है कुंडली में तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। ये दोनों फैक्टर्स, जो मन और जो माता, ये दोनों ही फैक्टर्स है, ये कमजोर पड़ जाता है। तो यहां पर इन दोनों चीजों के लिए भी ग्रहण दोष का कुंडली में बनना बढ़िया नहीं माना जाएगा। 18 डिग्री का चंद्रमा है, बल बहुत अच्छा है चंद्रमा के पास, बल में कोई नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं यहां पर कि आपके ऊपर जो है शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। 24 जनवरी 2020 से शनि की 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर प्रारंभ हो चुका है। चंद्रमा के पास बलाबल में कोई कमी नहीं है। राहु यहां पर देखा जाए 26 डिग्री का राहु बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, और यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ मतभेद या परिवार में परेशानी, या तो परिवार से परेशानी या तो परिवार में परेशानी, ये राहु देवता दे सकते हैं। यहां पर बैठ करके शनि की राशि में राहु बैठे हुए हैं, शनि 12वें भाव में है, चंद्रमा के साथ बैठा तो इसने ग्रहण लगा दिया, यानी कि द्वितीय भाव में बैठ करके राहु कोई बहुत जबरदस्त रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अपना धन जो है वो आपको संचित करके रखना चाहिए, धन की सेविंग्स करके चलनी चाहिए। आपको धन की बर्बादी यदि आप करेंगे तो और ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। अपनी वाणी का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। 26 डिग्री का राहु है, 25% के आसपास यहां पर राहु के पास बलाबल माना जाएगा। मृत अवस्था के यहां पर राहु है, दृष्टि डालेंगे कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, और यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं अपनी दशांतर दशा में आपको स्वास्थ्य की परेशानियां, और उसके अलावा देखा जाए अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि भी उतार चढ़ाव आपको दे सकती है। और राहु की दृष्टि जो दसम भाव के ऊपर है, करियर भाव के ऊपर है, तो राहु की दशांतर दशा चलती है तो करियर में भी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली राहु केतु क्या करते हैं जीवन में कि उतार चढ़ाव देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उतार चढ़ाव देते हैं ये व्यक्ति को। अगर कुंडली में बढ़िया है तो वो उतार चढ़ाव में व्यक्ति को ज्यादातर लाभ देखने को मिलता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो राहु बैठे हुए हैं, धन के मामले को लेकर के आपको सचेत रहना है। आगे बढ़ जाए, चले कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थ भाव होता है सुख का स्थान, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब हम इस भाव से देखते हैं। और एक स्त्री की कुंडली में जो विवाह का जो सुख है ना, वो भी कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव बतलाता है, मतलब ओवरऑल सुखों को 4th हाउस बताता है। यहां पर देखा जाए तो उच्च का सूर्य यहां पर बैठा हुआ है 26 डिग्री के साथ। उच्च की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि उच्च की राशि में सूर्य देव यहां पर विराजमान है 26 डिग्री के साथ। मृत अवस्था के जरूर है लेकिन उच्च की राशि में है, और साथ में गुरु बैठे हुए हैं 20 डिग्री के। देखिए सूर्य इस कुंडली में कारक नहीं है, सूर्य जो है वो अष्टमेश है। अष्टमेश यानी कि उतार चढ़ाव भाव के स्वामी ग्रह, मृत्यु भाव के स्वामी ग्रह, जो गंभीर बीमारियां होती हैं उस भाव के स्वामी ग्रह। अब वही सूर्य जो है अष्टमेश उठ करके चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ गए, यानी कि माता के भाव में, यानी कि माता को कोई ना कोई कष्ट ये सूर्य दे सकता है।
सूर्य जब फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं घर में जो है अशांति का माहौल देखने को मिलता है। व्यक्ति प्रॉपर्टी ले लेता है, व्यक्ति के पास गाड़ियां भी होती है, प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन घर में अशांत वातावरण देखने को मिलता है, कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती है। तो यहां पर ये सूर्य भी ऐसा परिणाम आपको दे सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट और मंगल की दृष्टि भी लाभ देने वाली है आपको। सूर्य की दृष्टि जो दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं यहां पर पिता को थोड़ी समस्या देने वाली होगी, क्योंकि याद रखिए इस कुंडली में सूर्य कारक नहीं है। नीच की दृष्टि दसम भाव के ऊपर डालेंगे तो पिता को कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी ये दे सकते हैं। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु 20 डिग्री का है, अस्त है गुरु इस कुंडली में। इस कुंडली में गुरु देखा जाए कौन है तो तृतीयेश है और वो द्वादशेश है, यानी कि वो मारक ग्रह बनते हैं इस कुंडली में, कारक नहीं मारक ग्रह। जाकर के चतुर्थ भाव में बैठ गए और अस्त के हो गए। देखिए एक स्त्री की कुंडली में जो गुरु है वो पति को दर्शाता है, विवाह को दर्शाता है। शुक्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह गुरु है एक स्त्री की कुंडली में विवाह के लिए। शुक्र खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु का बढ़िया होना बहुत जरूरी है। यहां पर आपका गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, ये अच्छी बात है। मित्र राशि में बैठा हुआ है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सूर्य के करीब बैठ जाने की वजह से यहां पर जो गुरु है वो अस्त के हो गए। तो यहां पर गुरु का अस्त का होना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में जो अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, आपका विवाह नहीं हुआ है, इसके पीछे यहां पर गुरु का भी रोल नजर आ रहा है। गुरु अस्त के हैं, दृष्टियां भी इसके पास नहीं होंगी। यदि यहां पर गुरु अस्त के नहीं होते तो काफी हद तक यहां पर गुरु आपको लाभ करवाने वाले होते। इनके पास दृष्टियां होती, वो भी आपको लाभ करवाती। आगे बढ़ जाते हैं, बुध के ऊपर बात करते हैं। बुध यहां पर 16 डिग्री के साथ पंचम भाव में विराजमान है, जो कि शिक्षा, संतान और लव रोमांस का होता है। यहां पर बुध देखा जाए वो भाग्येश है आपके, त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ। एक प्रकार से यहां पर बुध आप समझ लीजिए राजयोग की स्थिति बना रहे हैं और पूरे बलाबल के साथ यहां पर बैठा हुआ। एजुकेशन का जो सेक्टर है ना वो बढ़िया नजर आ रहा है। आपके प्रश्नों से ही समझा जा सकता है कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़िया जो है सफलता प्राप्त कर रही हैं। इसके पीछे का कारण समझिए, हायर एजुकेशन भाव का स्वामी ग्रह एजुकेशन भाव में मित्र राशि में बैठा हुआ है। और कौन है वो ग्रह? तो वो बुध है। बुध तो एजुकेशन के ही कारक ग्रह हैं और पूरे बलाबल के साथ 16 डिग्री के साथ यहां पर विराजमान है। तो यहां पर बुध आपको एजुकेशन में लाभ देने वाले हैं, संतान संबंधित लाभ देने वाले हैं, भाग्य संबंधित लाभ देने वाले हैं। इन चीजों में यहां पर बैठा हुआ बुध आपको लाभ करवाने वाला है। बुध की दृष्टि पड़ेगी यहां पर लाभ स्थान के ऊपर, तो शिक्षा के बाद आपको उससे भी लाभ, धन का लाभ, लाभ का मतलब धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला होगा। बलाबल बहुत है बुध के पास, 16 डिग्री का बुध है, इसको कुछ नहीं करना, इसके पास बल बहुत बढ़िया माना जाएगा। शुक्र को देख लेते हैं। 4 डिग्री के शुक्र यहां पर विराजमान है, बाल अवस्था का शुक्र है। और देखिए तो राशि परिवर्तन हो रहा है बुध और शुक्र के बीच में। देखिए ये राशि परिवर्तन क्या दर्शाता है? देखिए पंचम भाव शिक्षा संतान का है, लव रोमांस का, और छठा भाव क्या है तो रोग, ऋण, शत्रु का है, कंपटीशन का भी है। तो पढ़ाई और कंपटीशन के बीच में राशि परिवर्तन तो शुभ है, लेकिन संतान भाव और रोग भाव के बीच में राशि परिवर्तन होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यहां पर जो शुक्र देव बैठे हुए हैं, कंपटीशन में आपको सफलता पहुंचाने में ये मदद करने वाले होंगे। शुक्र यहां पर विराजमान है और इस कुंडली में शुक्र को देखा जाए वो पंचमेश है और साथ ही साथ वो कर्मेश है, यानी कि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है शुक्र, जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। आपको लाइफ में जॉब करनी है, जॉब करने से ही आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है। यहां पर बैठा हुआ शुक्र, यदि आप जॉब करती हैं तो आपको बढ़िया आमदनी देने वाला होगा। शुक्र को आप चाहें तो थोड़ा और बलवान करके कहीं ना कहीं अपने करियर से और ज्यादा लाभ उठा सकती हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं शुक्र जो धन का व्यय करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो है सुखों के ऊपर हो सकता है तो धन का व्यय करें। केतु को देखते हैं। 26 डिग्री का केतु कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और केतु के पास भी यहां पर बलाबल करीब 25% का होगा। अष्टम भाव में केतु बैठता है तो कहीं ना कहीं ये जो है व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ
जो है आकर्षित करता है, अध्यात्म कह लीजिए या कोई भी जो सीक्रेट नॉलेज है, अकल्ट साइंस है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी भी उसमें आती है, इस तरफ जो है कहीं ना कहीं केतु आकर्षित करता है व्यक्ति को, गहन रिसर्चर बनाता है, यानी कि कह लीजिए रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है व्यक्ति को सफलता देता है। आप पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी का मतलब भी जो है रिसर्च ही होता है, तो अष्टम भाव ही कुंडली का वो भाव है जो कि रिसर्च को दर्शाता है। अष्टमेश आपके कैसे हैं, तो उच्च के बैठे हुए हैं, ठीक है, उसने माता के स्वास्थ्य को खराब किया या जो भी किया, लेकिन वो उच्च का है। अष्टम भाव में कौन सा ग्रह है, केतु, ये भी रिसर्च के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दिलवाते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं केतु आपको पीएचडी में, रिसर्च के क्षेत्र में लाभ देने वाले हैं। अकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में आपको यहां पर केतु लाभ देने वाले हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। देखेंगे यहां पर धनु राशि को, अपनी उच्च की राशि को यहां पर केतु देवता देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपको यदि केतु की दशा आती है तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति रुझान और ज्यादा देखने को मिल सकता है, या फिर रिसर्च के क्षेत्र में ही आप और भी ज्यादा उन्नति करने वाली होंगी। विदेश की यात्राएं भी केतु दे सकते हैं आपको। दृष्टि डालेंगे कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, धन का जो है विशेष ध्यान रखना है आपको, और केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं जो है उनका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। शनि को देख लेते हैं, तो शनि यहां पर 8 डिग्री के साथ विराजमान है। कुमार अवस्था का शनि है, वक्री होकर के कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। ध्यान से देखिए, इस कुंडली में शनि लग्नेश भी है और धनेश भी है। लग्न यानी कि शरीर भाव का भी स्वामी शनि है और धन भाव के भी स्वामी शनि है, और जाकर के 12वें भाव जो कि खर्च का होता है, नुकसान का होता है, वहां जाकर के ये शनि बैठा हुआ है। देखिए, सबसे बढ़िया तो आपके लिए ये है कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाइए तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, खास करके धन के मामले में। खास करके धन के मामले में यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर शनि बैठ करके कहीं ना कहीं जो है आपके अस्पताल का चक्कर लगवा सकते हैं, आपको अस्पताल का चक्कर लगवा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है वो अस्पताल का भी होता है। अब आप डॉक्टर ही हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो गया। देखिए, लग्न का स्वामी ग्रह जाकर के बैठ गया अस्पताल भाव में, अब इसका मतलब है कि ये व्यक्ति को रोगी बना सकता था, लेकिन चूंकि आप डॉक्टर ही हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो ये आपके लिए एक वरदान साबित हुआ। ये आपके लिए एक वरदान साबित हुआ, इससे आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलने वाला है। अपने खर्चों का ध्यान रखें, मैं फिर से बोलूंगा कि आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, अपने घर को देखेंगे शनि, मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे, तो जो धन की परेशानी की मैं बात कर रहा था, तो शनि की दृष्टि जो पड़ेगी अपने भाव के ऊपर, तो धन संबंधित परेशानियों में ये कमी लाएंगे, धन को संचित करवाने की कोशिश शनिदेव करेंगे, और परिवार वालों के साथ संबंध को भी बढ़िया बनाए रखने का कार्य शनि करेंगे। लेकिन चंद्रमा के साथ राहु बैठा, केतु की दृष्टि है और अब शनि की भी दृष्टि है। ध्यान से समझिए, चंद्रमा राहु के साथ बैठा, ग्रहण दोष बनाया, केतु ऑटोमेटिकली सामने बैठेंगे तो दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर। अब शनि की भी तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, यानी कि और तो और ये चंद्रमा शनि की ही राशि में बैठा हुआ, शनि की मूल त्रिकोण राशि में, यानी कि ये चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है, ये चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, ये चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, क्योंकि कुंडली के 3 पापक ग्रह, सबसे अत्यधिक पापक ग्रह राहु केतु शनि चंद्रमा के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। और चंद्रमा कौन है, तो मां और आपका मन। मां और आपका मन जो चंद्रमा है वो यहां पर पूरी तरह पीड़ित नजर आ रहा है। इस वजह से जो आपका मन है वो बहुत ही ज्यादा अशांत हो सकता है, आपके जो मन में विचार है वो बहुत ही नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को बेहतर बनाना जरूरी है। विवाह के लिए भी यदि हम देखें तो सप्तमेश आपकी कुंडली में चंद्रमा ही है, विवाह का कारक ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा इतना ज्यादा जो पाप प्रभाव में है, इस वजह से भी विवाह होने में और वैवाहिक जीवन में ये परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। एक बात आप और देख लीजिए कि यहां पर जो आपका लग्न है, ध्यान से अपने लग्न को देखिए, लग्न के पीछे शनि है और लग्न के आगे राहु है। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लगना, जो कि आपके लग्न को लगा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, बीमारियों का नाश करने वाला होगा। और शनि की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो दिलवाएंगे शनि, लेकिन विलंब से। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन शनि क्या कहते हैं कि देर से, तो विलंब से आपको शनि की तरफ से भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। ये था आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति। और दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो शनि की ही महादशा आपको चल रही है। 7 जून 2025 तक शनि की महादशा आपको रहने वाली है। और शनि की महादशा में फिलहाल आपको राहु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 25 नवंबर 2022 तक रहने वाली है। शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा, ये समय है कहीं ना कहीं धन अर्जित करने का। यदि संभव हो कि धन अर्जित कर सकें तो धन अर्जित करिए इस समय, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रश्नों को ले लेते हैं। पीएचडी कर रही है मेडिसिन के क्षेत्र से, बहुत ही बढ़िया कार्य आप कर रही हैं। देखिए, जो आपका 10th भाव है, जो करियर स्थान कहते हैं, उसके स्वामी ग्रह शुक्र बीमारियों के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। और लग्न जो कि आपका शरीर है, उसका स्वामी ग्रह शनि जाकर के अस्पताल भाव में बैठा हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो शरीर अस्पताल भाव में, और जो कर्मेश है वो बीमारियों के भाव में। और आप क्या कर रही हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में हैं आप, तो बहुत ही उत्तम कार्य आप कर रही हैं, जबरदस्त फील्ड में हैं आप। और पीएचडी क्यों कर रही हैं, तो अपने केतु को देख लीजिए, और अपने 9वां भाव जो हायर एजुकेशन के स्वामी ग्रह हैं उसको देख लीजिए, बुध जाकर के त्रिकोण में विराजमान है। करियर कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। करियर को लेकर के कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। शनि के बाद की भी जो महादशाएं आपको आएंगी वो भी करियर में आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करने वाली है। मान सम्मान और आर्थिक स्थिति, देखिए आपकी कुंडली में देखा जाए तो मंगल लग्न में ही उच्च का बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपको जीवन में अच्छा मान सम्मान तो दिलवाने वाला है। नेम फेम भी आपको ये करवा देगा। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, धन को संभाल के रखिए, आपके पास अच्छा खासा धन रहेगा। क्योंकि लाभेश उच्च का होकर के बैठा हुआ है और धन भाव के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि जा रही है, तो ये बढ़िया बात है। धन तो आपके पास रहने वाला है, बस धन को व्यर्थ में खर्च ना करें। आपके पास अच्छा खासा धन रहेगा और मान सम्मान भी आपके पास रहने वाला है। विवाह में इतना विलंब क्यों हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि 7वां भाव जो कि आपके विवाह का है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। चंद्रमा को आप अपने देख लीजिए, इसी वजह से वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं जो है विवाह होने में ही आपको परेशानी नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इन्होंने पूछा है। देखिए, निश्चित रूप से विवाह का जो भाव है आपका वो कमजोर है, ये तो आप समझ गई होंगी। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि कुंडली मिलान आपके लिए जो है वो बहुत जरूरी है। उपाय मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी है अपने लाइफ की, अपने मैरिड लाइफ की, वो ये होगी कि आप अच्छे से कुंडली का मिलान करवाइए। और सुन लीजिए, जिनसे भी आपका विवाह हो या जिनसे भी पत्री आपकी मिलवाई जाए, एक बात जरूर कंफर्म कर लें कि उनकी आयु कैसी है। डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार पूछ लें कि उनकी आयु कैसी है। पति की कुंडली में एक बार आयु का भी विश्लेषण अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। संतान सुख की बात कर रही हैं आप, संतान सुख वगैरह में कोई खास परेशानी नहीं है। भले ही जाकर के 5वें भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 6ठे भाव में बैठे हुए हों, लेकिन फिर भी तात्कालिक मैत्री में है। पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी संतान होगी। संतान में ज्यादा कोई परेशानी यहां पर नजर नहीं आ रही है। इन्होंने बताया कि एक जगह विवाह पक्का होने के बाद भी लड़के ने विवाह कैंसिल कर दिया। बिल्कुल हो सकता है कि उस दौरान आपकी कुंडली में कुछ दशाएं खराब चल रही हो या गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा हो। और वैसे भी जो आपका नेटल चार्ट है, जो आपका ये बर्थ चार्ट है, इसकी स्थिति तो कमजोर है ही विवाह के मामले में। तो कहीं ना कहीं उस समय वक्त ने साथ नहीं दिया, परेशानी हो गई। पिताजी टेंशन में रहते हैं, उन्हें कैंसर भी है। उनका स्वास्थ्य और उनकी उम्र, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनकी उम्र के बारे में या फिर उनके जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी की आपकी कुंडली से नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ एक इंडिकेशन मिल सकता है। यहां पर देखें, पिता भाव के जो स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए, जो कि बीमारियों का होता है। सूर्य पिता को दर्शाता है, वो उच्च का है, लेकिन उसकी नीच की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर पड़ रही है। लेकिन फिर भी सूर्य का उच्च का होना कहीं ना कहीं पिता की आयु के लिए बढ़िया है।
तो यहां पर जो है सूर्य की स्थिति जो है कहीं ना कहीं आपको पिता की तरफ से सहयोग दिलवा रही है। आपके नवमांश चार्ट में भी सूर्य मित्र राशि में ही जाकर के, मंगल की राशि में ही जाकर के बैठा हुआ है और वहां पर राहु केतु एक्सिस के ऊपर है वो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पिता को ये स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल रही है। उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि उनकी उम्र कितनी है, वो कब ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसी रेमेडीज दे दूंगा आपको जिससे कि उनको भी थोड़ा लाभ जरूर मिल जाएगा। 20 वर्ष की उम्र में ही मैंने अपनी मां को खो दिया। बिल्कुल जो चंद्रमा की स्थिति है वहां पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी परेशानी हो, और सूर्य का जो कि अष्टमेश है जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो सडन डेथ का जो भाव है या सडननेस का जो भाव है, कुंडली का अष्टम भाव जो अचानक सी चीजों को दर्शाता है, मृत्यु का भाव है, उस भाव के स्वामी ग्रह सूर्य जाकर के आपकी माता के भाव में विराजमान है। विवाह कब होगा ये जानना चाहती हैं। देखिए विवाह के योग की बात करें तो शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। देखिए इस दौरान भी विवाह होते हैं, ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं होते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में सप्तम भाव से ये ग्रह कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस वर्ष नवंबर से जो गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके विवाह को बहुत ज्यादा फेवर करेगा। इस साल नवंबर से जो गोचर है 20 नवंबर के बाद से वो आपके विवाह को बहुत ही ज्यादा फेवर करने वाला है। जो उपाय मैं आपको दूंगा वो उपाय यदि आप करती हैं तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और ये कहती हैं कि कृपया पिताजी और मेरी परेशानियों को दूर करने में मदद करें। देखिए बिल्कुल जितना संभव होगा मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। देखिए आपकी नवमांश कुंडली वर्गोत्तमी है, यानी कि वो भी मकर लग्न से ही प्रारंभ हो रही है, और वहां पर देखा जाए तो बुद्ध की स्थिति बढ़िया, यानी कि एजुकेशन का जो भाव है ना वो हर एक कुंडली में बढ़िया नजर आ रहा है, एजुकेशन बढ़िया नजर आ रहा है। वहां पर भी जो आपका चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं कैमद्रम दोष में नजर आ रहा है, तो आपका जो मन है वो अशांत रहने वाला है, ये भी नजर आ रहा है। सूर्य मैंने बताया कि राहु केतु एक्सिस पर है, तो कहीं ना कहीं पिता को कोई समस्या ये भी नजर आ रही है। बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी ग्रहों की स्थिति वहां पर नजर नहीं आ रही है। विवाह को लेकर के जहां तक बात की जाए D9 चार्ट में, तो गुरु केंद्र में है, शत्रु राशि में जरूर है लेकिन केंद्र में है, ये बढ़िया बात है। और वहां पर जो सप्तमेश चंद्रमा है वो गुरु की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। कुंडली मिलान करके आप विवाह करिए, भले ही आपके विवाह में विलंब की स्थिति हो रही है, कुंडली मिलान करके विवाह करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। यदि कुंडली मिलान हो जाता है तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। सीधे उपायों के ऊपर चलते हैं। शीघ्र विवाह के लिए सबसे पहले मैं आपको उपाय दे देता हूं जो कि आपकी प्रायोरिटी है। आपको रविवार का उपवास रखना चाहिए, आपको संडे की फास्टिंग रखनी चाहिए, और उस दिन सिर्फ फलाहार करना चाहिए आपको। यदि आप विधि विधान से रविवार की फास्टिंग करती हैं निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हर सोमवार एवं शनिवार शिवलिंग के ऊपर आपको अभिषेक करना है, जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। नित्य शिव चालीसा का पाठ करें, और संभव हो तो ये जो चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष है आपकी कुंडली में, इसका निवारण किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लें। इसकी पूजा होती है वो आप करवा सकती हैं। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य मृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। संभव हो तो सुबह शाम 108 बार जाप करें, नहीं संभव हो तो किसी भी समय एक समय जो है आपको 108 बार जाप करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र का मतलब है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। ये जो मृत्युंजय मंत्र है इसका आपको नित्य 108 बार जाप करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। समय हो तो सुबह शाम दोनों इसका आपको जाप करना चाहिए, दोनों समय। चलिए दोस्तों, ये था इस 32 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।